बुढ़ापा दिव्यांग पेंशन की नई औपचारिकताएं बनी परेशानी। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर समाज के दोनों वर्ग। जम्मू के साथ साथ कठुआ में भी अब दिखने लगा असर। स्वरनकोट बफलियास मार्ग की नहीं सुधरी झज्जर हालत। लोगों के लिए 10 किलोमीटर दूरी तय करना हुआ मुहाल। प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग। डोडा में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से जारी। पीसीबी और म्युनिसिपल काउंसिल कस रही दुकानदारों पर नकेल। भारी मात्रा में पॉलिथीन हो रहे जब्त, काटे जा रहे हैं चालान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन की। बुढ़ापा में दिव्यांग पेंशन हासिल करने के लिए सरकार द्वारा तयशुदा नई औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इन दोनों वर्गों के लिए जो है वो जी का जंजाल बनता जा रहा है। और जम्मू में जहां बुजुर्ग और दिव्यांग इस पेंशन को हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं पर जिला कठुआ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और क्या सूरत हाल है कठुआ में, इस पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और रंजीव से जानेंगे कि किस तरीके से परेशानी दिव्यांग और खासकर बात करें बुढ़ापा पेंशन हासिल करने वाले लोगों को आ रही है। रंजीव, पहले आपसे मेरा सवाल यह रहेगा कि जिस तरीके से सरकार अब कोशिश कर रही है कि हर चीज को ऑनलाइन किया जाए, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू और कठुआ दोनों की बात करें तो हर एक जिले से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बुढ़ापा और दिव्यांग लोगों को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। तो पूरी जानकारी कठुआ से क्या कुछ आ रही है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पल्लवी, मैं बताऊं कि पिछले साल 9 सितंबर को सरकार की तरफ से एक आदेश निकाला गया कि जिसमें जो बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लोग हैं, जो जहाँ विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं हैं और जहाँ हैंडीकैप जो दिव्यांग लोग हैं उनको मिलने वाला जो 1000 रुपया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेंशन मिलती है उसको ऑनलाइन करने का एक ऑर्डर निकाला गया। उसके लिए बाकायदा फॉर्मेलिटीज रखी गई, जिसके अंतर्गत इन फॉर्मेलिटी को पूरा करना था। 3 महीने का समय दिया, लेकिन उस दौरान इन लोगों को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही जनवरी माह इस साल का 2023 का आया तो विभाग की तरफ से इनकी पेंशन को रोक दिया गया। अब ये जो जितने भी बेनिफिशियरीज हैं इस पेंशन के लेने वाले, उनके लिए जो एक आफत सी बन गई है और वो लोग अब तहसीलों के, कोर्ट कचहरियों के और जितने भी खिदमत सेंटर या अन्य जो दुकानदार हैं उनके पास भाग रहे हैं। इनको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए काफी मुशक्कत करना पड़ रही है। क्योंकि बात करूं कठुआ जिले की तो यहाँ पे कोई करीब 54,000 के करीब जो बेनिफिशियरी हैं, विभिन्न जो ओल्ड एज है वो करीब 37,000 है, 8800 के करीब जो है वो हैंडीकैप है और 8,000 के करीब जो है। राजीव, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरह समय ये ऑर्डर निकाला गया था उस समय कहा गया था कि अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाएंगे, जो बुजुर्ग हैं उन्हें इसके बारे में बताया जाएगा कि किसी तरीके से फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी है, जो हैंडीकैप लोग हैं उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह है कि बुढ़ापा और साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग हैं उन तक डोर टू डोर सर्विस पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन होंगे और दिव्यांग लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए डोर टू डोर सर्विस देने के लिए किस तरीके से, क्या कठुआ में कोई काम हुआ है? इस संबंध में मेरी जिला सोशल वेलफेयर अधिकारी अब्दुल रहीम से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर है 14567 और इस पर फोन करने के बाद जो वॉलंटियर हैं, जो लोग घर में हैं, जो बाहर नहीं आ सकते, जो ज्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है, उनके लिए वॉलंटियर वहां पे आएंगे और इनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। लेकिन जो आपने बात कही कि अवेयरनेस कैंप की, इस संबंध में उन्होंने बताया कि हमने जब ऑर्डर निकला था तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और अवेयरनेस के जरिए लोगों को बताया, लेकिन 3 महीने की बात इन जो बुजुर्ग हैं उनको तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि लोग जो है उनको इतना पता नहीं है। गांव में दूर दराज इलाकों में ये लोग रहते हैं,
इनको अंगूठे की छाप पर ये अपनी पेंशन निकालने वाले लोग हैं, इनको फॉर्मेलिटी का पता नहीं है। आज इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर डोमिसाइल इनका नहीं बन पा रहा, और अन्य जो एफिडेविट टेस्ट करवाने हैं जहाँ दूसरे, और इस सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है आधार सीडेड जो इनका बैंक में नहीं हो रहा, उसको लेकर काफी मुशक्कत करना पड़ रही है। और हम देखते हैं कि आए दिन बुजुर्ग जो है पिछले 10-15 दिन से लगातार कोर्ट कचहरियों, तहसीलों और दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। कई तो इस तरह के हैं जो मेंटली हरास हो चुके हैं, उनको ये भी नहीं पता किधर जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन आमतौर पर विभागों ने जैसे इनकी उम्र के लिए अस्पताल में एक डॉक्टरों का बोर्ड बनाया, लेकिन वो उनकी मदद करते हैं जब उनके पास कोई पहुंचता है। और जो जितने भी एफिडेविट के लिए तहसीलदार ने एक सेल लगाया है, वहां पे भी इनके एफिडेविट टेस्ट हो रहे हैं लगातार। लेकिन विभाग की तरफ से भी कैंप जो है वो गांव-गांव में लगाए गए थे, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन आज भी काफी जो जी बिल्कुल रंजीव, जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन हासिल करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है, खासकर जम्मू की भी बात करते हैं, कठुआ की भी बात करते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता, और वहीं पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन हासिल करने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औपचारिकताएं पूरी ना होने की वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो चलिए अब सोरनकोट की बात करते हैं। सोरनकोट से बफलियाज मार्ग काफी समय से जर्जर हालत में है, जिससे कि स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहन चालकों को किस कदर पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और सड़क पर कीचड़ से भरे जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे कि खास तौर पर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाना भी मुहाल हो रहा है। आखिर इस सड़क मार्ग की हालत सुधारने में प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? और जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जो तस्वीरें बनी हुई हैं उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि कितनी जर्जर हालत इस रोड की बनी है और गाड़ियां फंस जाती हैं, जिस बीच जो लोग बच्चे और गर्भवती महिलाएं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। तमाम जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। आकाश से जानते हैं। आकाश, आपसे पहले मेरा सवाल यह रहेगा कि कितने साल हो गए कि ये जो 10 किलोमीटर वाली की सड़क है इसको लेकर काम चलाया जाता है लेकिन पूरी नहीं हो पाता, तो कितने सालों से इसी तरीके की हालत जो है लोगों को देखनी पड़ रही है? पहले मैं आपको बताता चलूं, ये सोरनकोट रोड है, कुलशहरा को टच है और ये 2 साल इस कंपनी को हो गए इस रोड को जो है कंप्लीट नहीं होगा। रोड की काफी खस्ता आता है। हमने देखा है कि कल काफी गाड़ियां जो है इस रोड पर काफी चक्कर होने के कारण जो है काफी खस्ता, उसके बाद जो है काफी गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी थी। जो है ट्रैक्टर के जरिए इन गाड़ियों को वहां से निकाला गया। सुबह सुबह आज देखा कि एक दूसरी से तीसरी गाड़ी टोचन करके जो है ये यहाँ जो है बफलियाज सोरनकोट काफी खस्ताहाली का शिकार है। गाड़ियों का जो है काफी नुकसान है। बिल्कुल आकाश, आपसे सवाल दूसरा मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि सड़क की बड़ी ही ज्यादा बुरी हालत है यहाँ पर, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये कहा जाता है कि जो एक पूरा जाल है वो सड़कों का बिछाया जाएगा, लेकिन उस जाल में ये जो 10 किलोमीटर की सड़क है ये क्यों नहीं आ रही? और जो वहां के नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इसको लेकर कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? प्रशासन की बात करें, प्रशासन इस रोड पे जो है पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रही है। धर्मराज कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें पिछले 2 महीने में 3 बार एहतजाज भी हो चुका है, लेकिन जमीनी सतह पे कोई भी काम जो है सिंसियर या अच्छी तरीके से नहीं होता है। काम की जो है रफ्तार जो है बहुत स्लोली है। और कुछ लोगों से भी आज सुबह सुबह हमारी बात हुई, उनका ये कहना है, और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के एजेंट भी है उनने भी ये कहा है कि अगर 1 हफ्ते तक ये रोड कंप्लीट ना हुई तो हम आने वाले 1 हफ्ते में एक बड़ा एहतजाज करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सोरनकोट की होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर जो सड़क की हालत है वो बनी हुई है, और इस बीच साफ देखने को मिल रहा है कि हर आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत हो रही है। और ये 10 किलोमीटर तक की जो सड़क है, इस छोटे से टुकड़े को बनाने के लिए सरकार जो है आनाकानी करती हुई नजर आ रही है।
तो चलिए अब डोडा की तरफ रुख करेंगे। डोडा में पॉलिथीन बैग्स के उपयोग को लेकर जो है धड़ल्ले से उपयोग इसका किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा चेताए जाने के बावजूद भी दुकानदार वर्ग सुधरने से का नाम नहीं ले रहा है, जिसके खिलाफ अब प्रशासन यहां पर डंडा चलाता हुआ नजर आ रहा है। और डोडा में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के सहयोग से एक बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करने के साथ साथ दुकानदारों के ताबड़तोड़ चालान भी काटे जा रहे हैं। इस पूरी मुहिम पर अधिक जानकारी दे रहे हैं डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गट्टू। उनसे जानते हैं कि अभी तक जो फाइन हुआ है और खासकर बात करते हैं अवेयरनेस की, वो भी पहुंचाना जरूरी है। तो वसीम, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दुकानदारों को जो चालान है वो किए जा रहे हैं, तो इसके बाद से क्या कुछ पेनल्टी जो इन्हें की जा रही है, उस पेनल्टी का कोई असर हमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए हम देख रहे हैं कि डोडा टाउन के अंदर लगातार इस तरह की मुहिम जारी है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, खास करके शॉप्सकीपर को अवेयर किया जा रहा है जो इस तरह का पॉलिथीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 120 जो माइक्रोन है वो आपको इस्तेमाल करना है, उसके जो नीचे अलग अलग यानी कि 75 जो पॉलिथीन जो इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मॉडल्स जिसके आते हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। उन लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है, उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, लगभग 24 किलो के आसपास जो है आज जो है चालान किया गया है उन लोगों पे जो लोग इस तरह का इस्तेमाल पॉलिथीन करते हैं, खास करके जो वेंडर्स हैं जो अलग अलग शॉप्स यहाँ पे करते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई की गई है और 3000 के आसपास जो है चालान भी किया गया है और 24 किलो के आसपास जो है पॉलिथीन भी सीज किए गए हैं। तो साथ में हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल जो है अलग मुहिम चलाया हुआ है और अनाउंसमेंट के जरिए से भी लोगों को बताया जाता है कि जो भी पॉलिथीन इस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा, या फ्रूट वेंडर्स हो या बाकी सारे लोग हो, उन पे आने वाले टाइम में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वसीम, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है, दुकानदारों का ये कहना है कि जो लोग उनकी दुकान पर आते हैं, यानी कि जो कस्टमर्स आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिथीन बैग्स की डिमांड करते हुए नजर आते हैं। तो जहां दुकानदारों पर नकेल कसी जा रही है, तो जो लोग आम जनता जो पॉलिथीन का उपयोग करती हुई नजर आती है, उन्हें भी रोकना, उन पर भी चालान करना, वो भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये चीज हमें आज देखने को मिली, उन लोगों को भी रुकाया गया और साथ साथ उनको अवेयर भी किया गया कि आने वाले आपको कुछ टाइम दिया जाता है, इस टाइम में आप इस चीज को जो है बदल लिए, अगर नहीं बदला जाएगा तो आने वाले टाइम में उन लोगों को भी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो अवेयर किया गया, खास करके डिपार्टमेंट की तरफ से समझाया गया कि आने वाले टाइम में आप पे भी कार्रवाई हो सकती है, आपको भी चालान किया जा सकता है। सुधारा जाएगा। लेकिन वहीं पर वैसे मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्पेसिफिकेशन कुछ दी गई है कि कौन सा पॉलिथीन है जिसे आप यूज कर सकते हैं, माइक्रॉन्स के हिसाब से इसे क्लासिफाई किया जा रहा है, तो ये पूरी जानकारी पूरी इंफॉर्मेटिव तरीके से दुकानदारों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत ऐसे दुकानदार होंगे जो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिन्हें स्पेसिफिकेशन की इतनी नॉलेज नहीं होगी, उस तरीके से ये चीजें पहुंचाना, पेनल्टी के साथ साथ अवेयर करना भी जरूरी है। तो क्या इस तरीके का भी म्युनिसिपल काउंसिल काम कर रही है? देखिए, पुलिस कंट्रोल डिपार्टमेंट के हमारे साथ थे, उनने एक वो पॉलिथीन साथ रखा था जी, उसको दिखा रहे थे कि ये वाला पॉलिथीन आपको इस्तेमाल करना है। आपने सही बताया कि बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, खासकर उनको बताया गया कि ये वाला पॉलिथीन आपको इस्तेमाल करना है। अगर ये पॉलिथीन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे लगता है कुछ शॉपकीपर को वो पॉलिथीन दिया भी गया, एक पॉलिथीन उनमें बांटा भी गया और बताया गया कि आने वाले टाइम में हम आप पे कार्रवाई करेंगे और आपको साथ ही साथ चालान भी करेंगे और जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी वो भी आप पे की जाएगी। और शॉपकीपर ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स को दिया, ये बताया कि आने वाले टाइम में हम इस तरह का पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू, और वहीं पर हमें जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है डोडा के बाजार से, जहां पर अब म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा जो पॉलिथीन के यूसेज है उसको लेकर ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है और जो लोग इस पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं उनको पेनल्टी भी की जा रही है। वहीं पर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की 24 साल की बेटी मुस्कान रघुवंशी महिला सशक्तिकरण के संदेश को लेकर साइकिल पर जम्मू से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली है। और मुस्कान रघुवंशी ने बीते दिन यानी कि 1 फरवरी को जम्मू के बीएसएफ कैंप से अपनी इस यात्रा का शुभारंभ किया था। और कठुआ पहुंचने पर मुस्कान रघुवंशी का जेके ब्लड डोनर्स संस्था के सदस्यों ने शानदार स्वागत करते हुए उसे एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। और आपको ये भी बताते चले कि मुस्कान की यात्रा करीब 6 राज्यों से गुजरती हुई 25 दिन में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। और इस दौरान मुस्कान प्रतिदिन करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाएगी।
श्रद्धालु देश भर की पवित्र नदियों में माघ स्नान कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जम्मू की पवित्र सूर्यपुत्री तवी के हर की पौड़ी घाट पर भी माघ स्नान जारी है। और वहीं पर महंत महादेव सरस्वती ने बताया है कि 5 फरवरी को माघ स्नान का समापन है और इस दिन विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू वासियों से ज्यादा संख्या में इस अनुष्ठान में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। हमारा ये काफ़ी सालों से पहले से ही ये माघ स्नान यहाँ पे तभी गंगा घाट हर की पौड़ी पे चलता आ रहा है। अभी इस साल का अब 5 फरवरी को इसका समापन होने वाला है। समापन के दिन हमारा यहाँ पे जो सुबह 6 बजे से यज्ञ चलता है 9 बजे तक। 9 बजे के बाद 10 बजे दूध की धारा, तभी में गंगा जी में पालकी में माता को लेके दूध की धारा प्रवाया जाती है। दूध के धारा के बाद 11 बजे जो है भंडारे का शुरुआत होता है। इसलिए मैं सारे जम्मू वासियों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रशासन द्वारा जम्मू के पुरखू माइग्रेंट कैंप में रह रहे कश्मीरी पंडित विस्थापितों को कैंप खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका कि इस कैंप में रह रहे विस्थापितों ने विरोध किया है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें रहने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है और वो आर्थिक रूप से इस कदर कमजोर हैं कि वो ना तो आशियाने बना सकते हैं और ना ही किराए पर रह सकते हैं। इन लोगों के मुताबिक वो अपनी समस्या को लेकर रिलीफ कमिश्नर के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए उन्हें रिहाइश की व्यवस्था करने की मांग की है। मैं उधर क्वार्टर में जो बड़ी बिल्डिंग बनाया था उसी में रहता हूँ मैं। ये मेरी 2 फैमिली इधर 2 फैमिली रहती हैं। आप समझो कि गवर्नमेंट को बताओ कि एक क्वार्टर में 3 फैमिलियां कैसे रह सकते हैं। हम जान दे देंगे हम नहीं निकलेंगे, चाहे सरदार क्या करेगा चाहे गवर्नमेंट क्या करेगा। अगर ये तंग करेंगे हमको, तंग करेंगे, हम आड़ करें, हम कश्मीर जाएंगे, हम मुसलमान बनेंगे। बस लास्ट वाला यही है हमारा, बस बाकी कुछ नहीं है। क्या एलजी साहब को क्या मैसेज रहेगा? मैसेज है क्या, तुमको जगह दे दो, बेचारों को जाएंगे कहाँ ये आड़ करे। वहाँ पार क्वार्टर में रहते थे, इनके डबल फैमिली उधर है। अगर क्वार्टर यहाँ गवर्नमेंट बनाया था, क्वार्टर लोगों ने बेच जाता है, 1.5 लाख रुपए में क्वार्टर बेच जाता है। कौन से क्वार्टर क्यों बेच जाएगी उन्होंने क्वार्टर, कि कौन से क्वार्टर उन्होंने बेच जाता है। अगर क्वार्टर खाली पड़ी है तो कमिश्नर को बोलो क्वार्टर जो तो इनको आठ बनाए नहीं बच सकते। ये तो पार नहीं रह सकते, ये क्वार्टर आठ घर है इधर टोटल बेचारे पार वाले हैं। इनको क्वार्टर उधर जो तो क्वार्टर खाली है। अभी यहाँ से बोल रहे हैं हमें यहाँ से निकल जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हमें किसी को नौकरी है ना कोई कुछ है, फिर हमें कहाँ जाए, किराया अभी बहुत है यहाँ पे। और वो कमिश्नर भी हमें बोलते हैं आप निकलो यहाँ से, आप कुछ नहीं हो यहाँ पे, आपका कोई कश्मीरी नहीं हो, कुछ इनलीगल है। मगर जाते हैं तो कोई पूछता तक नहीं, वहाँ पे उल्टा बोलते हैं आपको हम बंद करवाएंगे जेलों में, थाने में पुलिस बुलाएंगे और हम कहाँ जाए। मगर हमें को ये इतना ही बताए कि हमें जाना कहाँ है। मैं पुरू कैंप में यहाँ रहता हूँ, माइग्रेंट का वाटर जो हमें गवर्नमेंट ने कोई अकोमोडेशन नहीं दे रही। हमें बोलती यहाँ से निकलो आप, थोड़ा सा हम रहते मतलब यहाँ से बोलते निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे कोई रहने की जगह नहीं है, कोई किराया देने के लिए पैसा नहीं है। रिलीफ के जरिए हम कहाँ से घर कैसे चलाएंगे, किराया देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे यार, किराया देंगे, हम कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ से खाली कराएंगे तो या तो हमें कोई रहने की जगह दे दे अच्छी सी, जैसे बाकी लोगों को दी है। हमें जोर जबरदस्ती से बोल रहा है यहाँ से निकल जाओ, आप जहाँ जाओ। हम कमिश्नर साहब को गए थे, वो बोल रहा आप सुसाइड करो, कुछ भी करो, जाओ आप यहाँ से जाओ, हम कुछ नहीं होगा आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट का सत्ता पक्ष ने जहां पर स्वागत किया है, वहीं पर हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बात करें अगर व्यापारी वर्ग की, तो इस वर्ग की भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बजट पर क्या कहना है सियासी दलों के नेताओं का और व्यापारी वर्ग का, आइए आपको दिखाते हैं। सर्वप्रथम तो गवर्नमेंट को और विशेषतौर प्रधानमंत्री साहब और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसा सराहनीय और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट सरकार ने जो पेश किया है। और मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन बजट नहीं है,
हिंदुस्तान के भविष्य को देखते हुए ये बजट है और इसमें हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय वाला हो या किस मातृशक्ति हो, हर वर्ग का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। जो हिंदुस्तान आज भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, मिलेट्स पे की बात करते हुए सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है कि ये हिंदुस्तान वर्ल्ड की मिलेट्स कैपिटल बने। इसके साथ साथ 50 एयरपोर्ट की बात की गई है। एयरपोर्ट के साथ साथ नौजवानों के लिए 36 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात खोलने की बात हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को स्किलफुली डेवलप करने की बात इस सरकार ने इस बजट में कही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य सरकार ने, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आज जो बजट पेश किया है, इसके लिए सरकार मुबारक। तो चलिए आइए आपको पुलिस हेडक्वार्टर्स लिए चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। नरवाल ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं, तो चलिए आइए आपको वो दिखाते हैं। पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक दहशतगर्द तंजीम, जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई में जहां पर हिस्सा लिया, उनके डोजियर तैयार किए और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाते हैं उनको बैन की कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पर की गई। लगभग 1 दर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको अभी तक बैन किया गया है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सम्मिलित होने के लिए नोटिफाई किया गया है कि ये दहशतगर्दी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ही लोग जो इंफरादी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं, 22 के करीब पिछले 2 साल के अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किए गए हैं एज अरेस्ट। वो कार्रवाई भी बराबर जारी है और उस कार्रवाई को भी आगे जिंदा रखा जाएगा। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है, ये सरकारी मुलाजिम भी है। 2010 में रैबर तलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पर पल भी रहा है और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी, कटरा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये देखिए कि किस हद तक ये चीज एक चंद टुकड़ों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों का नुकसान पहुंचाना सही लगता है, मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये दहशतगर्द भी है कि मुलाजिमन तो जाएगी, इसको अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। आज आपको मिलाने के लिए हम लोगों ने इस हादसे में जो लोग जख्मी हुए थे उनको भी लाया है, तो आप इस प्रेस के बाद उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं कि उनके जज्बात, उनकी फीलिंग क्या है। और हम चाहते भी थे कि उनको जब इंसाफ मिले तो उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनके लिए कितनी ये जरूरी था कि इस केस को बंद किया जाए। मैं इस टीम को अच्छे से गाइड करने के लिए, इस टीम को दिन रात जो मेहनत कर रही थी, इसको पल पल इनका हैंड होल्ड और उनकी सपोर्ट करने के लिए सीनियर ऑफिसर डीआईजी रेंज हैं, डीजी जम्मू है मुकेश साहब, डीजी जम्मू है मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि ये केस वर्कआउट हो पाया, वरना ये केस इसलिए भी मुश्किल था, इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए, कोई एविडेंस छोड़ा नहीं, जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो कहा था, फोन अपना तोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराग वहां पर बचे, मगर जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है
कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके हर छोटी मोटी लीड को आगे बढ़ा करके पहुंचते पहुंचते इस तक पहुंचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो कितने लोग पकड़े? गवर्नमेंट की प्राइस कितने हैं बताया जा रहा है? 2 गवर्नमेंट टीचर अभी तो एक ही का है, उसके अलावा अगर कोई तफ्तीश आगे चलती है और किसी का इसमें आता है ना तो देखिए। जो आईडी मॉड्यूल्स हैं उनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं राजौरी और जम्मू को मिला। ये 3 वहां पे देखें, जहां पे देखे तो 4 हो गए। उसके अलावा आपको याद होगा कि तालब का मॉड्यूल अगर देखें तो कितनी आईडीज में वो शामिल था, तो तालब मॉड्यूल में कितने लोग पकड़े जा चुके थे, वो भी तो आधा दर्जन के 5 लोग। तो तालब का मॉड्यूल भी आईडी का ही बेसिकली मॉडल था, जिस मॉडल के जरिए आपको जो ट्विन बस में ब्लास्ट हुए उधमपुर में आपको याद होगा, कोटरंका में जो ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा, एक शादी के दौरान किसी के घर में रिजौरी में ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा। तो वो कार्रवाइयां जो तालिब के ग्रुप की थी, तो ये इस तरीके से देखें तो तालिब भी उस केस में फिगर करता है जो कटरा का ब्लास्ट हुआ, और तालिब की उस केस में ये कड़ी अभी बाकी थी कि मिली तो लगाई किसने, और तालिब के की जो कड़ी मिसिंग थी वो यही थी जो आज इस केस में पकड़ा गया। आईडी यूज हुई है, ड्रोन के मूवमेंट चाहिए हैं जो आईडी यूज हुए हैं। जी जो आईडी इसने इस्तेमाल करी है वो ड्रोन से दिसंबर के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में आई थी, और 3 आईडीज एक साथ आई थी, जिसमें 2 इस्तेमाल कर चुका है और तीसरी अभी इसके पास मौजूद है। कितना चैलेंजिंग था ये केस, जिस तरह से आपने कहा आरिफ ने कपड़े भी जला दिए थे, जूते भी जला दिए, ऐसे लोगों को शिकंजा कसना कितना चैलेंजिंग था जम्मू पुलिस के लिए? देखिए 21 जनवरी का वादा है और आज कितने दिन हुए? 11 दिन। और मुझे लगता है इस 11 दिन के अंदर पुलिस की टीम ने शायद सोया नहीं होगा, दिन रात अपना काम कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी चुनौती थी कि कोई लीड जारी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसमें टाइम का गैप नहीं आना चाहिए कि आप ढूंढते हैं और आपके सुराग के आगे जो फॉलोअप जिस पे करना चाहते हैं वो आपसे दूर निकल जाए। 11 दिन की नहीं बल्कि 11 दिन और 11 रातों की मेहनत है जिसकी वजह सर ये आका भी यहाँ पे होंगे जम्मू कश्मीर में, क्या उनकी तरफ भी कुछ कंजा कसा जाएगा? आखिर आरडी आती है, एक बार यहाँ पे ड्रोन से आई थी, इनके आका और भी जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, तो उसको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो केस हम लोगों को देखना पड़ता है, और जितने लोग किसी भी सूरत में दहशतगर्दी के साथ वाबस्तगी पाई गई, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उनको हमने अभी तक छोड़ा नहीं, और इसके अलावा होगा तो उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड तंजीम जहां पर बैठ करके कार्रवाई कर रही है ऐसा सामने नहीं आया है। एक मॉड्यूल तालिब का था, एक मॉड्यूल है जो रिजौरी का था, और ये भी एक मॉड्यूल का हिस्सा था जो जहां पर मेरे ख्याल में कोई ऐसा नई चीज सामने आई है। वो कहीं इसने अपना सामान छुपाने के लिए कुछ आगे पीछे इस्तेमाल करी, वो पुलिस ने ढूंढ ली है और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है। हेडक वाला तंजीम लश्कर तौबा है, मैंने पहले जिक्र किया है कि लश्कर तौबा है, और इसका पार बैठा जो आपका हैंडलर है वो कासिम है, जे भी रियासी का रहने वाला है और कासिम भी रियासी का रहने वाला है। मामा है इस वक्त कराची में बैठा है, जिसके जरिए से ये इसका रब्ता दहशतगर्दी तंजीमों के साथ शुरू हुआ। 19 में शुरू, अभी 22 तक 23 तक ये एग्जाम दे चुका है, जिसमें शास्त्री नगर और अभी ये आपका लेटेस्ट गढ़वाल वाला। परफ्यूम आईडी आपने कहा कि एक्टिव परफ्यूम आईडी मिली है, क्या ये पहली बार यहाँ पर यूज हुई और कितनी इंटेंसिटी की थी आईडी? इस तरह की आईडी अभी तक हम लोगों ने पहले रिकवर नहीं करी है, और कम से कम इसका जितना तो है कि अगर इंसान उठा के इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर देगा या खोलने की ऊपर डाल को कोशिश करेगा, इट विल गो ऑफ, और हैंडल कर रहा होगा उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान
नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि हम भी वाकिफ नहीं है, इसको जो स्पेशलिस्ट टीम है वही देखेगी। लोगों के लिए आपने कहा, लोगों को शुक्रिया कहना चाहते हैं। लोग ये भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा कोशिश कर रही है। ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप सोते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जागती है और कोशिश रहती है कि हम लोग जाग कर आपकी नींद जो है उसको जो सुरक्षित कर सकें। ऐसी कोई फहमी न रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी जगह पे अपने एफर्ट में कोई कमी छोड़ रही है। फिर भी जो अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है, उनको पहचानना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा और अवाम का, हम लोगों का मिलाजुला काम है। इसमें भी लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लोगों का सहयोग मिलेगा। सामने आ रहा है राजौरी में जो डांगरी में इंसिडेंट हुआ उसमें सर लश्कर का मॉड्यूल सामने आ रहा है क्योंकि टेररिस्ट क्योंकि ड्रेस कुछ उसकी से जो भी लीड मिल रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर हम उसकी डिटेल आप सब लोग आखिरी सवाल रहेगा आपकी ओर कि क्या चेतावनी देना चाहते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं या ऐसी सोच रखने वालों का साथ हमेशा देते हैं सर? उनको चेतावनी देने की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी भी तरीके से कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता है। वो छुपा रह सकता है कुछ देर के लिए, मगर आज नहीं तो कल वो बेनकाब हो जाएगा और कानून अपना काम करता है। चलिए, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। नरवाल धमाका और नरवाल धमाके में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट जो इसका मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में है, कासिम जिनका उन्होंने नाम बताया, और साथ साथ में ये भी बताया कि यहाँ इससे एक शख्स जिसका नाम उन्होंने आरिफ बताया और फिर और दो लोग जो है वो इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मामला राजौरी से लेके जम्मू के नरवाल तक का, और उस पर उन्होंने तफसील से मीडिया में सवालों का जवाब भी दिया। और जब तक उन्होंने कहा कि आप सोते हैं तो पुलिस जागती है। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह का जम्मू में अभी कुछ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इख्तिताम पजीर लम्हात में है, लेकिन हम छोटा सा इख्तिजाती वक्फा लेंगे। हम ब्रेक के बाद लेंगे जम्मू कश्मीर के हालात से लेकर मुल्क की सियासत में बड़ी खबर के साथ, बड़े हम प्रोग्राम के साथ, और जिसे कहते हैं मुद्दा। हम आज मुद्दे में शरीक रहेंगे आपके साथ, आपके किचन की बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से इख्तिजाती वक्फे के बाद।